हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। साथ ही दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से आप 100 क्वेश्चंस की इस अपनी सीरीज के द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उनके नोट्स आप बनाते चलिएगा, जिससे आपकी एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो इससे आपके जो है एक अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी क्लास को स्किप किए बिना आप रेगुलर हमारी क्लासेस को देखते रहिएगा। आपको कंटिन्यू एक क्लास हर प्रतिदिन यहाँ पे मिलेगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप डेली जो है इवनिंग शिफ्ट में इसको एक क्लास को ज़रूर अटेंड करके अपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी स्रोत भाषा से जो व्यक्त विचार होते हैं दोस्तों, अगर उसको लक्ष्य भाषा में बदलना है और लक्ष्य भाषा में बदल कर अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों अनुवाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपने माना इंग्लिश है, इंग्लिश को क्या करते हैं हम जो है, अगर किसी व्यक्ति को समझाना है, हमें अभिव्यक्त करना है, तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाते हैं। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों अनुवाद कहा जाता है। तो स्रोत भाषा होगी दोस्तों इंग्लिश और लक्ष्य भाषा क्या होगी यहाँ पर हिंदी, अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है। और अगर कोई इंग्लिश भाषी व्यक्ति है दोस्तों, हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाएंगे, तो वहाँ पर भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाएगा, हिंदी के दृष्टिकोण से अनुवाद ही कहा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो दोस्तों, जो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग नामक कहानी है, उसका मुख्य पात्र क्या है। तो दोस्तों, उसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं यशोधर बाबू। ठीक है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं, वो हैं यशोधर बाबू हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो मुख्य पत्रिका थी दोस्तों, उसका वो पत्रिका है मतवाला। क्या है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्रिका का नाम क्या है, मतवाला है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी की पत्रिका। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पासपोर्ट को कहा जाता है दोस्तों पारपत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है पारपत्र, इसको कहा जाता है। ठीक है, हवाई पत्र भी नहीं कहा जाता, निर्यात पत्र भी नहीं कहा जाता, प्रेषण पत्र भी नहीं कहा जाता दोस्तों। जो पासपोर्ट होता है इसको कहा जाता है पारपत्र की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों हय। ठीक है, यहाँ पर तमाल, जम्बुक और वायस, ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, घोड़े का पर्यायवाची होता है हय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो बघेली जो है दोस्तों किस उपभाषा की बोली है। तो दोस्तों, बघेली जो है वह है पूर्वी हिंदी की, कौन सी हिंदी की, यह है दोस्तों पूर्वी हिंदी की उपभाषा है ये। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी की उपभाषा है बघेली। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद करना, क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग में हिंदी के मिलेंगे। हर पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड
प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में दोस्तों आपके पूरे 100 नंबर की हिंदी आनी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपका व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और पीसीएस प्री, इसके अलावा आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, इन सब में 20 नंबर की हिंदी आनी है। तो लगातार प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा और आपको डेली इसमें क्लासेस देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बघेली किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? पूर्वी हिंदी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के सही भेद क्या हैं दोस्तों? क्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो दोनों क्रियाएं हैं दोस्तों क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दोस्तों दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य ढूंढना है दोस्तों इसमें। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। बहुत से पशु और पक्षी, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों पशु उड़ते हुए दिखा दिया इन्होंने और पक्षी जो है चरते हुए दिखाई दिया। तो ये वाक्य तो ऑलरेडी गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देश भर में यह बात फैल गई, बिल्कुल सही शब्द है, सेंटेंस है। वाक्य और बकरी एक घाट के पर पानी पीते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही हो सकता है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी सही वाक्य है दोस्तों। बट वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्योष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दंत्योष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों? जो दंत और ओष्ठ दोनों का संयुक्त रूप है, तो वो होती है दोस्तों वो फो। ठीक है, वो और फो क्या है दोस्तों? ये दंत्योष्ठ ध्वनियाँ हैं, दंत और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। ठीक है दोस्तों, वो और फो। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, अगर कोई विचाराधीन पत्र है और उसके प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य और आदेश दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं दोस्तों टिप्पणी। क्या कहते हैं? टिप्पण। क्या कहा जाता है दोस्तों? टिप्पण इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई विचाराधीन प्रश्न है और उस पर विचार अगर प्रकट किए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? टिप्पण इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, कि कुश धन आसन में संधि है। तो कुश धन आसन दोस्तों कुशासन बन जाएगा। और कुशासन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? कुशासन में होगी दोस्तों दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर शौ यानी कि ओ और धन आ, ओ धन आ मिलके बन रहा है दोस्तों आ। ठीक है दोस्तों, कुश धन आसन मिलके बन जा रहा है दोस्तों कुशासन। ठीक है, तो कुशासन में औधन आ बराबर आ जब बन जाता है दोस्तों, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे दोस्तों अविकारी शब्द, यानी कि उनमें कोई विकारी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है ना, शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर है 13, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों संबंधवाचक जहाँ पे संज्ञा विशेषण हो और संबंधवाचक हो, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों? मौसेरा भाई। मौसेरा भाई मतलब ये जो है मौसी का लड़का। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है दोस्तों, भाई है लेकिन कैसा? मौसेरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संबंधवाचक यहाँ पे विशेषण उत्पन्न होता है। 3 सेर नहीं होता, मीठा फल नहीं, कड़वी बात, ये कोई भी संज्ञा विशेषण नहीं है दोस्तों। तो मौसेरा भाई जो है संज्ञा विशेषण
है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल किस प्रकार के जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है दोस्तों? वह है दोस्तों आधुनिक दृश्य माध्यम में। ठीक है दोस्तों, जो आधुनिक दृष्टिकोण से जो माध्यम चल रहा है वो है जनसंचार माध्यम के अंतर्गत ईमेल आता है। श्रव्य माध्यम भी नहीं, मुद्रण माध्यम भी नहीं, परंपरागत साधन भी नहीं है। ये क्या है? आधुनिक दृश्य माध्यम के, यानी कि ईमेल को हम देख सकते हैं और फिर उसके बाद उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये जनसंचार का एक माध्यम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषण का नाम तथा पद नाम होता है। तो दोस्तों जब अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में जब हम प्रेषक का नाम लिखते हैं तो और नाम और पदनाम लिखते हैं तो कहाँ होता है वो, बाईं ओर या दाईं ओर? तो दोस्तों जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसके उसमें जो प्रेषण का नाम और पदनाम होता है दोस्तों वो होता है बाईं ओर, सबसे शीर्ष पर लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है दोस्तों? बाईं ओर, बाईं ओर लिखा रहता है और सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसको जो है अर्ध सरकारी पत्रों में ऐसा होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है 4 प्रकार से, और हमने इस पर पहले भी बहुत बार चर्चा कर दी है दोस्तों। तो उज्ज्वल जो होता है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला उज्ज्वल सही है दोस्तों। ऊ आधा जौ, फिर से आधा जौ, फिर पूरा वो, फिर लो। तो उज्ज्वल जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो पूर्ववर्ती का विपरीत क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ववर्ती का उल्टा क्या होगा? परवर्ती होगा। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों? परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या हो जाएगा? परवर्ती हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नीलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? वह है ईमा। ठीक है, नील धन ईमा। ठीक है, तो नीलिमा बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? नील धन ईमा मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों? नीलिमा। तो यहाँ पर ईमा जो है दोस्तों यह है जो है प्रयुक्त प्रत्यय है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी यूज होती है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में होती है दोस्तों हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा जो है, शासन और शिक्षा दोनों की भाषा हिंदी है दोस्तों अंडमान निकोबार में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों जब छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसलिए क्या है? एक संयोजक वर्ड है। तो दोस्तों ये हो जाएगा टोटल मिला के, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह एक किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? यह एक संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य होगा दोस्तों? यह एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? तो जो राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है दोस्तों वो किया जाता है संसद के सदस्य, जो समस्त सदस्य होते हैं दोस्तों उनके द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों भारत के कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के बारे में बताया, यानी कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए घोषणा की? तो वह हैं दोस्तों के आर नारायणन। ठीक है दोस्तों, के आर नारायणन ने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस समय जो है उत्तराखंड को अस्तित्व में लाया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सिमलीपाल जियोमंडल नीचे स्थित है। तो सिमलीपाल जो जियोमंडल है दोस्तों वो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है सिमलीपाल, ये है दोस्तों उड़ीसा में, और ये जो है जियोमंडल पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड से संबंधित है। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो कांचुला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कांचुला खर्क जो है दोस्तों कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण केंद्र के लिए। ठीक है दोस्तों, कांचुला खर्क में क्या है दोस्तों, यहाँ कस्तूरी मृग का प्रजनन और संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो जब तृतीय मराठा अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, उस दौरान गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, उस समय के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में। माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो मापतोल करने के लिए जो धूली पाथा मापक यंत्र का यूज किया जाता है दोस्तों, इसको चलाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, ये जाता है दोस्तों अजय पाल को। ठीक है, अजय पाल ने ही मापतौल के लिए धूली पाथा जो है चलाया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इसमें 27 में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी एक्स के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो एक्स की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो दोस्तों इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा एक्स के स्थान पर, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की दोस्तों, ये 4 से 36 डिवाइड हो रहा है दोस्तों 9 बार, 4 नंबर 36 हो गया, और यहाँ 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 से अगर हम 9 को गुणा करेंगे तो 9 अट्ठा कितना हो जा रहा है दोस्तों, तो 9 अट्ठा हो जाएगा दोस्तों 72। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 72 लिखा गया है। ठीक है, दूसरे में अगर देखें तो दूसरे में भी यही चीज़ करेंगे दोस्तों, 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों, और 10 गुणा 8 करते हैं दोस्तों, कितना आंसर आता है 80। तो बीच वाले में 80 भरा है उन्होंने। उसके बाद थर्ड देखेंगे दोस्तों, अब यही काम हमने यहाँ करना है, 12 और 4 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, और यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 छक्का 48। ठीक है दोस्तों, 8 से 48 होगा डिवाइड 6 बार। अब इन दोनों को साथ सॉल्व करेंगे तो 16 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणा 6 यानी कि 16 छक्का आ जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 96। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 96 क्या है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 96। तो 96 इसका सही आंसर बनता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों ये कारनामा करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने का कार्य किया है सबसे पहले। तो उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा कि वह उसकी पत्नी के ससुर के पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों इसमें यह कहा कि शिक्षक ने कहा कि वह जो है उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो लड़की का शिक्षक से क्या संबंध निकलेगा। अगर आप इस रिलेशन को समझें दोस्तों,
तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है लड़की जो है का संबंध उस शिक्षक के साथ पुत्री का है। ठीक है दोस्तों, लड़की क्या है, उस शिक्षक की पुत्री ही है दोस्तों। ठीक है, तो पूरे इसको आप समझिए कि शिक्षक ने कहा कि वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है दोस्तों? ऑप्शन है कोठार, कालागढ़, किसाऊ या सूरीधार। तो दोस्तों जो यमुना नदी पर जो बांध बनाया गया है उसका नाम है सूरीधार। ठीक है दोस्तों, सूरीधार जो है यमुना नदी पर बना हुआ बांध है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो भारत के अंतर्गत जो 26वें एयर मार्शल के रूप में नियुक्ति किया गया है दोस्तों, किसको किया गया है? वो किया गया है राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है दोस्तों, तो 26वें एयर चीफ मार्शल के पद पर राकेश कुमार भदौरिया को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणी समाधान खोजे गए थे। तो चमोली जिले के किस गांव में समाधान खोजे गए थे दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों मलारी में। कहाँ हुआ था? चमोली के मलारी नामक जगह में 1956 में महापाषाणी समाधान खोजे गए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। तो भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था दोस्तों? ये लगाया था दोस्तों बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? बगीचा सिंह मिन्हास के द्वारा जो है भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो जो अस्कोट वन्य जीव विहार है वो किसके लिए संरक्षित है दोस्तों? वह है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं उनका क्या उद्देश्य है दोस्तों? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आवश्यक हेल्पफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। तो वायु की गति को मापने के लिए ये यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है एनीमोमीटर। क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो इनमें से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे दोस्तों? ऑप्शन है बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली या जीवानंद जोशी या श्रीदेव सुमन। तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं रहे पूछा है, ये हैं श्रीदेव सुमन। ये जो है अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की मांग बहुत ही दमखम के साथ की थी और अंत में जो है
काफ़ी लंबी भूख हड़ताल के बाद ये जो है शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो 1932 में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में सीमांत समारोह चला था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो दोस्तों वो हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीना दास। तो बीना दास ने जो है गोली चलाई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया? तो दोस्तों कौन सा चंद शासक था जो मुगल बादशाह के अकबर से मिलने के लिए उसके दरबार में गया हो? तो दोस्तों वो शासक का नाम है रुद्रचंद। कौन है दोस्तों? रुद्रचंद ने जो है ये काम किया है दोस्तों। ये मुगल बादशाह अकबर के से मिलने के लिए उनके दरबार में चले गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो दोस्तों अगर बात करें कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर को होता है उत्तर, नीचे को होता है दक्षिण। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो दोस्तों यहाँ 15 चल दिया और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दोस्तों ये नीचे की ओर चल रहा है, तो ये इसका बायां होगा। और यहाँ बायां कितना मीटर चलता है? 20 मीटर चलता है दोस्तों। ठीक है। एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो अभी डायरेक्शन इधर को होगी दोस्तों, तो इसका बाएं हाथ ऊपर को होगा। तो यहाँ पर फिर से 15 मीटर चलता है दोस्तों। ठीक है। अब बात की गई है वो अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 20, यहाँ पर टोटल 20 मीटर की दूरी है। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी? 20 मीटर, क्योंकि उसका घर यहाँ पे था और ये पहुँच गया यहाँ पर। तो यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 20 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 20 मीटर पूर्व आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन पर प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु जो पथिक नामक जो सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया था, वो किया गया था दोस्तों कहाँ, किसके द्वारा? गंगोत्री नेशनल पार्क यानी कि उत्तरकाशी के द्वारा ये काम किया गया था। यानी कि पथिक नामक जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश का है वो है पथिक नामक, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 42 है। व्यास सम्मान 2019, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास क्या हैं? तो दोस्तों जो व्यास सम्मान 2019 का मिला है वो नासिरा शर्मा को दिया गया। तो उनके उपन्यास कौन सा है दोस्तों? उनका है कागज की नाव के लिए। तो व्यास सम्मान 2019 किसके लिए मिला था दोस्तों? ये उनको कागज की नाव नामक उपन्यास के लिए इनको जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1916 में। कब हुई थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में जो है नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली शुरू हो गई थी।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। तो दोस्तों निवेश अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तविक निवेश कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों आपका जैसे शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना या बैंक में जमा खाता खोलना, ये तीनों जो है वास्तविक निवेश में नहीं आते हैं। वास्तविक निवेश वह है दोस्तों किसी मकान को बनाकर जो पूंजी जो है फिक्स हो जाती है या बढ़ती है, उसको कहते हैं वास्तविक निवेश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों बाल गंगा सहायक नदी है। तो जो बाल गंगा है दोस्तों वो किसकी सहायक नदी है? यह है भिलंगना नदी की। ठीक है, बाल गंगा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह है भिलंगना नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है दोस्तों विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो अपने रूप और आकार के अनुसार जो है कौन से अग्नि जो है वनाग्नि नहीं कहला रही है? सरफेस फायर, ग्राउंड फायर या ट्री फायर या फायर स्टॉर्म। तो दोस्तों जो ट्री फायर है इसको जो है अपने रूप और आकार के अनुसार ये वनाग्नि का प्रमुख प्रकार नहीं है। ट्री फायर जो है वनाग्नि का प्रमुख प्रकार नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी पर्वत चोटी ऐसी होगी जो हिमालय में स्थित नहीं है? तो ये होगा दोस्तों आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर दोस्तों ये एक पर्वत चोटी नहीं हो सकती। बाकी कामेट पर्वत है ही, माउंट एवरेस्ट है ही, नंदा देवी पर्वत इसमें है ही। तो कौन बचा दोस्तों? गुरु शिखर नामक जो है ये चोटी जो है हिमालय में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2005 में। और 2005 में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कर दिया गया था उत्तराखंड के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने। किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। कुमाऊं में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों विभक्त हुए थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1839 ईस्वी में जो है कुमाऊं को एक एक कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों को विभक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न के स्थान पर आएगा? तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें हमारे पास जो संख्याएं हैं 1, 1, 4, 8, 9, 27 और उसके बाद क्या आएगा? तो अब यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों, अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को देखें तो फर्स्ट नंबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। अगला 9 को देखिए, 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब एक एक नंबर छोड़ के हमने लिया है। अब चौथे नंबर का जो अंक आएगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा आपका
3 का स्क्वायर 9 हो गया दोस्तों। अगला आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 16। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम अन्य अंकों की बात करें दोस्तों, 4 के यहाँ पर जो छूटे हैं 1, 8 और 27, तो 1 जो होता है 1 का क्यूब होता है, 8 जो है 2 का क्यूब होता है और 27 जो है 3 का क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी इसमें बना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए एग्जाम में आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों जो गढ़वाली फिल्म जगवाल है, इसका निर्देशन जो किया गया था वो किया गया था पराशर गौड़ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, पराशर गौड़ जो है जगवाल फिल्म के निर्देशक थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी। तो दोस्तों जो केली कैटलिन का निधन हुआ था वो जो है क्या थी, वो एक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है प्लेयर थी, जो जिन्होंने जो है चालक साइकिल चालन में जो है विश्व चैंपियनशिप जीती थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यौली है। न्यौली क्या है दोस्तों, ये वन गीत है दोस्तों। क्या है, वन गीत है, वन में गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। और इसको ग्रुपिंग के साथ महिलाएं गाती हैं न्यौली नामक गीत को, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो दोस्तों अगर एजुकेशन पर और ट्रेनिंग पर और साथ ही साथ अगर हेल्थ पर जो व्यय किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मानव पूंजी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मानव पूंजी। जबकि इसमें अन्य जो ऑप्शन है वो है पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जो है ये मानव पूंजी के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो दुष्को या ठुल खेल है। तो दोस्तों ठुलो दुष्को क्या है दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति में। तो दोस्तों यह है एक पहाड़ी रामायण। क्या है दोस्तों, पहाड़ी रामायण है ठुलो दुस्तो, ठीक है, ठुल खेल, ठीक है दोस्तों। इसको पहाड़ी रामायण को जो है ठुल खेल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्वेश्चन 59 है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ 15 न्यायाधीश हैं। 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग की जो कहानी है वो ये है कि 15 न्यायाधीश हैं और 9 वर्षों के लिए न्यायाधीश होते हैं। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा ये चुने गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों 1901 में। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, यूरोपीय संघ यानी कि EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है पेरिस, लंदन, बर्लिन या ब्रुसेल्स। तो दोस्तों जो यूरोपीय संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हमारे यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका ब्रुसेल्स। क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है।
आसन वैराज विहार का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो आसन वैराज है उसका संबंध किससे है दोस्तों? हाथी से, तेंदुआ से, भालू या चिड़िया से? तो दोस्तों जो आसन वैराज है उसका आसन वैराज विहार का संबंध है चिड़िया से। ठीक है दोस्तों, चिड़ियों से ही इसका संबंध है और यहाँ पर चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे दोस्तों? ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। ठीक है, तो यंग इंडिया के संपादक कौन हुए दोस्तों? महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, हिम ज्योति फाउंडेशन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो हिम ज्योति फाउंडेशन जो देहरादून में स्थित है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मेधावी छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है और उनके एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन कराई जाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पर संख्याओं का योग हो रहा है 6 4 10, 10 और 4 14। तो 14 यहाँ पर होना है दोस्तों। और अगर हम इंग्लिश की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 14 तक की स्पेलिंग्स को अगर हम समझें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ABCDFGHIJKLMNOPQRS। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक समझाऊंगा दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हमें सब करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है दोस्तों 6 4 10 जो हमको संख्याएं दी गई थी 6 4 और 4 दिया गया था। तो 6 4 10 14 हो गया। तो स्पेलिंग के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे एन पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद 1 2 1 2 3 4 4 अंक स्पेलिंग बीच में छोड़ी हैं तब जाके ऐसा आया है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही हम अन्य में भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ दोस्तों 7 और 4 11, 11 में एक जोड़ दिया तो 12 हो गए। टोटल 12 स्पेलिंग के बाद हम 4 स्पेलिंग छोड़ के जब देखते हैं तो हमारा क्यों आता है दोस्तों। ठीक है, अगले में 5 5 10, 10 और 2 12 जोड़ के 12 हो रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट 4 छोड़ के इसमें भी कौन सी स्पेलिंग आएगी? इसमें भी दोस्तों क्यू स्पेलिंग आ जाएगी। कौन से आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पर क्यू स्पेलिंग यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों। इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। क्यू ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1874 में। 1874 में उत्तराखंड के अंतर्गत राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हो गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश, रमेश और राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? तो इनमें से अगर हम देखें तो दोस्तों कौन सी चीज़ ऐसी है जो बैडमिंटन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है? तो दोस्तों वह है राम। ठीक है, देखो राम ने बैडमिंटन खेला, महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश, रमेश और राम शतरंज खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। तो कौन सा प्लेयर टेनिस नहीं खेलता? तो टेनिस में देखो आप देख सकते हैं महेश, रमेश और प्रमोद का नाम है दोस्तों, लेकिन इसमें राम जो है टेनिस नहीं खेलता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 68, छांगलेस की प्रशस्ति किसे प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है वो किसको हुई है?
वो हुई है दोस्तों लाखा मंडल से। कहाँ से हुई है दोस्तों? छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त लाखा मंडल से प्राप्त हुई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें वर्गों की, तो दोस्तों जो छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी वो लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है वर्गों की संख्या। तो अगर बात करें तो दोस्तों इसमें बने हुए हैं, तो इसमें अगर काउंट करें तो दोस्तों इसमें टोटल बनेंगे 30 वर्ग बनेंगे, जो कि आपको कॉमनली पहले तो 16 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और उसके अलावा एक ये बड़ा वर्ग हो जाता है 17। साथ ही दोस्तों इस प्रकार के ये वर्ग भी बनते हैं जिसमें 4-4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये भी बनते हैं दोस्तों, इनको भी आप काउंट कीजिएगा। और साथ ही साथ ऐसे करके इनको भी 2-4-4 का कॉम्बिनेशन बना के भी करना है दोस्तों। उसके अलावा फिर अगर बात करें तो इसमें फिर यहाँ पर 6 का कॉम्बिनेशन बना के भी वर्ग बनता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके का वर्ग 6 वाला भी बनेगा इसमें। तो इस तरीके से मिला के टोटल जो बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे आपके टोटल 30 बनेंगे। आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या दोस्तों 30 हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है दोस्तों, इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा? तो ये काम किया गया था दोस्तों 2005 में। 2005 में दोस्तों यूनेस्को ने फूलों की घाटी को जो है विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भेकल ताल तथा ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो दोस्तों जो भेकल ताल और ब्रह्म ताल हैं वो दर्शनीय स्थल स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये दोनों स्थित हैं दोस्तों। भेकल ताल और ब्रह्मा ताल जो हैं ये चमोली जिले में स्थित हैं दोस्तों। चमोली जिले में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, भेकल ताल और ब्रह्मा ताल कहाँ, दार्शनिक स्थल कहाँ स्थित हैं? ये हैं चमोली जिले में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? तो दोस्तों जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया भाभा कवच, ये क्या है दोस्तों? ये है एक भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है दोस्तों, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा क्या बनाया गया? एक भाभा कवच के नाम दिया गया, और यह है एक बुलेट प्रूफ जैकेट है दोस्तों। क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है भाभा कवच। और किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ कब की गई थी? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। 108 कब प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत? ये की गई थे दोस्तों 2008 में। और इसको जो है 108 इस चिकित्सा सेवा का नाम है, और 2008 में ये शुरू हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 15 मई 2008 में। ठीक है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 108 सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 15 मई 2008 से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विदेशी विनिमय किस पर किया गया है? ये किया गया है दोस्तों पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स पर। ठीक है, पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स पर जो है सबसे ज़्यादा विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है द हिमालयन इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द हिमालयन इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये हैं एडविन टी एटकिंसन। कौन है दोस्तों? एडविन टी एटकिंसन जो है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसन ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, एटकिंसन के द्वारा लिखी गई बुक है ये।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जो है विश्व व्यापार संगठन किस व्यापार संगठन का उत्तराधिकारी है दोस्तों? यह है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है इस संगठन का उत्तराधिकारी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? तो दोस्तों यशोधर मठपाल जो हैं किस विद्या से जुड़े हैं? वो हैं चित्रकला से। ठीक है दोस्तों, चित्रकला से संबंधित हैं यशोधर मठपाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो मौसम की जो दशाएं हैं दोस्तों वो वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं दोस्तों? ये बदलती हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में। किस में बदलती हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत दोस्तों मौसम की दशाएं वायुमंडल के अंतर्गत बदलती रहती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया? ये किया गया था दोस्तों 2013 में। कब किया गया था? 2013 ईस्वी में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सोहरावर्दी सिलसिला हुआ उसका संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? उसको माना जाता है शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया को जो है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों इसका जो है भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था दोस्तों? ये किया था CG ब्लोमफील्ड ने। किसने किया था? CG ब्लोमफील्ड ने जो है वन अनुसंधान संस्थान का डिजाइन किया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 83 है दोस्तों, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों अगर बात करें 3 के विपरीत साइड क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसमें समझें तो यहाँ पर 3 के विपरीत साइड दोस्तों आएगा, इसमें क्या आएगा? 6 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 6 इसके विपरीत संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो दोस्तों जो कत्यूरी शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा रही थी दोस्तों वो रही थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, कत्यूरी लोग जो है संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। तो 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मामल्लापुर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? मामल्लापुर में ये वार्ता हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? वह है बुरांस। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर कोई तथ्य हैं उनको समानता और सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्गीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको इसको कहा जाता है वर्गीकरण कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों 89 की ओर। 89 क्वेश्चन है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसके लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में? यह है दोस्तों गोपेश्वर में। ठीक है दोस्तों, गोपेश्वर में जो है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1952 में। कब की गई थी? भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1952 में। भारत में वनों की ओर रुझान बढ़ा था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में, बंदरपूछ स्थित है। तो बंदरपूछ कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जो है बंदरपूछ नामक एक जगह है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो भरतपुर के जो जाट राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों चूरामन और बदन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामन और बदन सिंह द्वारा की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है दोस्तों कि काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उधम सिंह नगर में जो है भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जब 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, कथन है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, सभी लोग स्वस्थ होकर सुबह की सैर को जाते हैं। और दूसरा है शाम को सैर अनुशानदायक होता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें जो है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि केवल निष्कर्ष ए निहित है बिल्कुल गलत, निष्कर्ष दो ही निहित है ये भी गलत है, दोनों ए और बी दोनों। तो दोस्तों सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर जाते हैं और शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इनमें से तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर जाते हैं ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन निष्कर्ष कहीं एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा मिला है? तो उत्तराखंड न्यायालय नैनीताल में जो है किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा मिला है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं गंगोत्री ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या कफनी ग्लेशियर। तो इसमें जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में से जो जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है दोस्तों दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर को। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों? 2019 में जब ये इनका जन्म दिवस मनाया गया, गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया, तो ये कौन सी जयंती थी दोस्तों? ये थी 550वीं जयंती के रूप में। तो 550
50वीं जो जयंती थी गुरु नानक देव की, वो 2019 में मनाई गई और उनको जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है दोस्तों कि चौफुल्ला, चौफुल्ला क्या है? तो चौफुल्ला क्या है दोस्तों? चौफुल्ला एक नृत्य का नाम है, जो उत्तराखंड का एक नृत्य है दोस्तों, चौफुल्ला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? ये हैं दोस्तों वी कुरियन। ठीक है दोस्तों, किसको? वी कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, वो हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 99। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 100वां क्वेश्चन। और 100वां क्वेश्चन जो है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? तो ये की थी दोस्तों 1984 में। कब की थी दोस्तों? 1984 ईस्वी में जो है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।